नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं। संज्ञा है आपको बताना है। उत्तराखंड टेट 2012 में पूछा गया था कि गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। ठीक है, गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक ना। तो देखिए गिरोह जो है यहाँ पे, गिरोह है क्या चीज़, गिरोह मतलब कि 2-4 व्यक्तियों का झुंड या समूह होता है। गिरोह 2-4 व्यक्तियों का झुंड या समूह होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा गिरोह आपका। अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये लोकोक्ति है, पंजाब टेट 2015 में पूछा था। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। पहाड़ खोदने पर चूहा निकलता है, पहाड़ खोदने पर कुछ न मिलना, अधिक परिश्रम करने पर कम सफलता मिलना, या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ होता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया का कि अधिक परिश्रम करने पर बहुत कम सफलता मिलना। ठीक है, पंजाब टेट 2015 में पूछा गया था। देखिए आपको यहाँ पर जो है कि JCERT किताब से जो जैक पूछता है, जैक की किताब से टोटल सभी सब्जेक्ट का PDF और वीडियो आपको सजा करके दे दिया जा रहा है, जिससे आप घर बैठे ही तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा छोड़ के आपको सब सब्जेक्ट सिर्फ केवल 500 रुपये में मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ट्रायल में अभी देखिए यहाँ पे हिंदी का 51 रुपये आपको प्राइस रखा गया है। जो भी चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं, 51 रुपये में हिंदी का कंप्लीट नोट्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यह सिर्फ आपका 2 दिनों के लिए होगा, सभी दिन के लिए नहीं होंगे, 2 से 4 दिनों के लिए होगा। अब मात्र 1000 विद्यार्थियों के लिए होगा। तो जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से जुड़ के 51 रुपये में हिंदी का संपूर्ण नोट्स आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है घर का भेदी लंका ढाहे। घर का भेदी लंका ढाहे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। आपस की फूट घर बर्बाद कर देती है, घर को लंका बनाना, घर का भेद बताना, सभी। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाहे का मतलब है आपस की फूट घर को बर्बाद कर देती है। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। चोर की दाढ़ी में तिनका होना, तिनका दाढ़ी में होना, अपराधी हर समय भयभीत रहता है, अपराध करना। CG टेट 2015। ठीक है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका होना का अर्थ होता है कि अपराधी क्या रहता है, हर समय भयभीत रहता है। अपराधी क्या रहता है, हर समय भयभीत रहता है। लड़का का बहुवचन होगा। पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा। लड़काएं, लड़के, लड़काओं, कोई नहीं। ठीक है, लड़का का बहुवचन लड़के होगा। क्या होगा, बहुवचन लड़के होगा। बेटा का बहुवचन होगा। CG टेट 2016 में पूछा गया है, बेटा का बहुवचन क्या होगा। बेटाओं, बेटाएं, बेटे या सभी। ठीक है, तो राइट आंसर C बेटे हो जाएगा। राइट आंसर C बेटे होगा। घोड़ा का बहुवचन होगा। घोड़ाएं, घोड़े, घोड़ियाँ, घोड़ाओं। MP टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो घोड़ा का बहुवचन क्या होगा, घोड़े होगा। क्या होगा, घोड़े होगा। ठीक है, सज्जन का संधि विच्छेद है। हिमाचल प्रदेश स्टेट का ये 2014 का पूछा गया था कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज जोड़जन, सद जोड़जन, सत जोड़जन, कोई नहीं है।
तो सज्जन का सही संधि विच्छेद जो होता है वो आपका होता है सत जोड़ जोन। बहुत बार प्रश्न ये आया हुआ है, सज्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी देख के जाइएगा। और यहाँ पर सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ही लाए गए हैं जो कि किसी राज्य में पूछे गए हैं, बाहर का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए आप सभी को तैयारी के लिए यहाँ से जुड़ जाइएगा जिससे कि टेट में अच्छा मार्क्स आपको आ सके। स्वागत का संधि विच्छेद है स्वा जोड़ गत, सौ जोड़ आगत, स्वाग जोड़ता, सु जोड़ आगत। ठीक है, तो सही संधि विच्छेद होगा सु जोड़ आगत स्वागत होता है और यह संधि है। उत्तराखंड टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न भी है। ठीक है, पावक का सही संधि विच्छेद है पो जोड़क, पौ जोड़क, पा जोड़वक, न। आर टेट राजस्थान टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ जोड़ अक होगा, पौ जोड़ अक होगा, अयादि संधि है। नाविक का सही संधि विच्छेद है नाविक का सही संधि विच्छेद है पंजाब टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। नौ जोड़ इक, नौ जोड़ अक, नौ जोड़ वक, ना जोड़ विक। नाविक का सही संधि विच्छेद होगा नौ जोड़ एक। क्या हो जाएगा? नौ जोड़ एक मतलब नाविक होता है और यह आयादी संधि में चला जाएगा। अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है, हरियाणा टेट 2013 में पूछा गया है। अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है धोखा देना, काम नहीं करना, पछतावा करना, काम न मिलना। हरियाणा टेट 2013 से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होता है? तो अंगूठा दिखाना मतलब धोखा दे देना। ठीक है, क्या करना? जो कहा था वो काम नहीं करना, धोखा देना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है, पंजाब टेट 2018 में पूछा था कि अपना उल्लू सीधा करना के क्या अर्थ होता है? उल्लू को पकड़ना, स्वार्थ सिद्ध करना, वक्त पर काम करना, कोई नहीं। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम पूरा करना। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का क्या अर्थ है? राजस्थान टेट 2016 का पूछा गया है। स्वयं पैर पर चलना, पैर को खड़ा करके चलना, आत्मनिर्भर होना, कोई नहीं। ठीक है, अपने पैरों खड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ है आत्मनिर्भर होना। क्या होना? आत्मनिर्भर होना। आँखों का तारा होना मुहावरा का सही अर्थ है, हिमाचल प्रदेश स्टेट का पूछा गया है। आँखों का तारा होना मुहावरा का सही अर्थ है बहुत प्यारा होना, बहुत तारा आँख में दिखाना, तारा आँख में दिखना, एक ही तारा होना। ठीक है, तो आँखों का तारा होना का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। क्या होता है? बहुत प्यारा होना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है धरती, पर्वत, उजाला, अनुराग। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उजाला होता है। ठीक है, क्या होता है? उजाला होता है। पत्नी का अनेकार्थी शब्द है, पत्नी का अनेकार्थिक शब्द है भार्या, गृहिणी, घरवाली, ये सभी। ठीक है, तो पत्नी को भार्या भी कहा जाता है, गृहिणी भी कहा जाता है, घरवाली भी कहा जाता है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा गया था। निष्ठुर का समानार्थी शब्द है, राजस्थान टेट 2017 में पूछा है कि निष्ठुर का समानार्थी शब्द क्या है? निर्दयी, सरिता, अंगूर, राष्ट्र। ठीक है, तो निष्ठुर के जैसा ही जो अर्थ रखता है वो होता है, देखिए निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी मतलब किसी से कोई आधारित उद्योग का उदाहरण है, वन आधारित उद्योग का उदाहरण है सीजी टेट 2016। वन पर आधारित इसमें कौन कौन उद्योग हो सकते हैं? लुगदी एवं कागज, कागज भी लकड़ी से बनाया जाता है जो कि लकड़ी हमें वन से मिलते हैं, इसलिए लुगदी एवं कागज वन आधारित उद्योग है। औषध रसायन, बहुत से औषधीय रसायन जो है हमें वनों में मिलने वाले पेड़ पौधे जड़ी बूटियों से प्राप्त होती है, ये भी औषध रसायन भी वन आधारित उद्योग पर चला जाएगा। और फर्नीचर, फर्नीचर तो सभी सामान हमें वन से ही मिलती है, लकड़ी से मिलती है, लकड़ी वन से मिलते हैं, इसलिए फर्नीचर भी वन आधारित उद्योग पर निर्भर है। यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, वन आधारित उद्योग में वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वन से हमें जो जो चीज़ प्राप्त होता है उसी का उपयोग हम लोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, तो उसको वन आधारित उद्योग को लेके चलते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग के उदाहरण है, सीजी टेट 2015 में पूछा था, छत्तीसगढ़ टेट 2015 में। कुटीर उद्योग के उदाहरण है टोकरी, मिट्टी, हस्त निर्मित वाली वस्तु या सभी। ठीक है, कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटे स्तर पर छोटे छोटे सामान जो बनाए जाते हैं वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं, जिसमें टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन ये सभी कुछ है आते हैं। नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, कुटीर या लघु उद्योग जो हैं छोटे पैमाने या आकार के उद्योग हैं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथों के द्वारा किया जाता है। क्लियर? चलिए, बृहत आकार के उद्योग का उदाहरण है, बृहत आकार के उद्योग का उदाहरण है एमपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग, भारी मशीनों का उत्पादन,
उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल या सभी। ठीक है, तो बृहत आकार के उद्योग का उदाहरण जो बड़े स्तर पर होते हैं, इसमें ऑटोमोबाइल भी हैं, भारी मशीन का उत्पादन भी है, उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी बड़े पैमाने के उद्योग में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और इसमें पूंजी का निवेश अधिक और उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बड़े पैमाने के निवेश कहलाते हैं। उस उद्योग का नाम बतावें जिसका संचालन एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के समूह के द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, जिसका संचालन एक व्यक्ति तो निजी हो गया, इसलिए निजी क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आएगा। यानी वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिहार टेट में पूछ दिया है। निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, तो जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है उसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। वैसा उद्योग जिसका संचालन राज्य और व्यक्तियों के बीच होता है कहलाता है निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या सभी। ठीक है, तो जिसका संचालन राज्य और व्यक्ति दोनों के बीच में होगा उसको हम लोग संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं, और पंजाब टेट 2019 में पूछा गया था, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग होगा। ठीक है, मारुति उद्योग लिमिटेड किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है, मारुति उद्योग लिमिटेड किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है, हरियाणा टेट में पूछा है। निजी क्षेत्र के उद्योग का, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का या सहकारी क्षेत्र के उद्योग का। ठीक है, तो मारुति उद्योग लिमिटेड जो हरियाणा गुड़गांव में है वह किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है, तो यह संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। सरकार और राज्य दोनों का इस पे जो है, सरकार और व्यक्ति दोनों का जो है इस पे हाथ होता है। ठीक है, आनंद मिल्क लिमिटेड एवं सुधा डेयरी किस प्रकार के उदाहरण है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए ये जो मिल्क वाली चीज़ें है, सुधा डेयरी है, आनंद मिल्क जो है, ये आपका जो है सहकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। ठीक है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, माने उद्योग जो है वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में चलता है, कहाँ पर उद्योग ज़्यादा स्थापित होते हैं, उद्योग स्थापना में कौन कौन कारक उसको प्रभावित करते हैं जिससे उद्योग वहाँ पर फलते फूलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। पहला, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि जल और श्रमिक की उपलब्धता, पूंजी और परिवहन बाजार की उपलब्धता या सभी। ठीक है, तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारण हैं वो आपका है कच्चे माल की उपलब्धता, जहाँ कच्चा माल जो है कम और ज़्यादा उपलब्ध हो गए, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा सस्ते रूप में, वहाँ पर उद्योग लगाना आसान होता है। भूमि जल और श्रमिक, जहाँ पर भूमि मिल जाए, जल मिल जाए और श्रमिक उपलब्ध हो जाए, वहाँ पर भी उद्योग का हम निवेश कर सकते हैं। पूंजी और परिवहन बाजार की उपलब्धता, वहाँ से भी हो जाएगा, राइट आंसर डी, यानी सभी हो जाएगा। उत्तराखंड टेट 2012 में पूछा गया था। अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक विपदा कहाँ हुआ है, भोपाल, हरियाणा, पंजाब या सभी। पंजाब टेट 2018 पूछा है। अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक विपदा के नाम से जो जाना जाता है वो है भोपाल गैस त्रासदी कांड, जिसको सबसे बड़ा औद्योगिक विपदा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई, सीजी टेट 2016 में पूछ दिया था। भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी, 5 सितंबर 1985 ईस्वी, 8 अगस्त 1982 ईस्वी, 10 जुलाई 1981 ईस्वी। ठीक है, तो भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना जो हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। ये भोपाल त्रासदी कांड को एकदम याद रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का इसमें MIC गैस जो है रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत लोग मर गए थे। ठीक है, भोपाल त्रासदी दुर्घटनाग्रस्त में किन गैसों का रिसाव हुआ था, मीथेन गैस का, इथेन गैस का, मिथाइल आइसोसाइनेट या कोई नहीं। ठीक है, तो भोपाल त्रासदी दुर्घटना गैस में जो है
मिथाइल आइसोसाइनेट MIC इसका रिसाव हुआ था, ठीक है, जो कि जहरीला गैस है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट्स आपको बना दिए हैं, क्योंकि ये भोपाल वाली कांड से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, आप देख लीजिएगा। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित दुर्घटना सबसे बड़ी त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री में हाइड्रोजन साइनाइड तथा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इनमें कौन उभरता हुआ उद्योग के नाम से जाना जाता है? MP टेट 2012 में पूछा है कि इसमें कौन सा उद्योग जो है उभरता हुआ उद्योग के रूप में जाना जाता है? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या हस्तकरता उद्योग, ठीक है। तो इनमें से कौन सा उभरता हुआ उद्योग है? तो देखिए यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो आपका यहाँ पर जो है आपका उभरता हुआ उद्योग के रूप में है। IT उद्योग जो है उभरता हुआ उद्योग के रूप में है, ठीक है। यानी उभरता हुआ उद्योग या सनराइज उद्योग के नाम से सूचना प्रौद्योगिकी या IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जाना जाता है, जिसका महत्वपूर्ण स्थान है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? आपको बताना है कि IT सेक्टर का मुख्य केंद्र कहाँ है? कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी, भारत का बेंगलोर प्रदेश, A और B दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो कैलिफोर्निया घाटी भी IT के लिए जाना जाता है, भारत का बेंगलोर प्रदेश भी IT के लिए जाना जा सकता है, यानी A और B दोनों। इसका राइट आंसर C हो जाएगा, A और B दोनों। क्लियर? आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, HTET टेट 2015 में पूछा है। लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, या सभी, ठीक है। तो आधुनिक उद्योग का जो मेरुदंड है वो आपका लोहा इस्पात उद्योग जो है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, ठीक है। ये झारखंड में भी आपका प्रश्न आया था। इस्पात को प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, याद रखिएगा। लोहा इस्पात या इस्पात भी आता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत की गई थी 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी या 1907 ईस्वी? पंजाब टेट 2014 में पूछा था। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो शुरुआत की गई थी वो आपका 1907 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। टिस्को भारत के किस राज्य में है? UP टेट में पूछा था। टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये भारत के किस राज्य में है? बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में, ठीक है। तो टिस्को जो है भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम के समीप साक्षी में कोई नहीं, ठीक है। देखिए ये प्रश्न आपको JTET में भी आया हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लेकिन जमशेदपुर का पूछ देता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको टिस्को स्वर्णरेखा और खरकई ये दोनों नदी के संगम पर स्थित है। तो राइट आंसर C होता है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो उसका भी यही जाता है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। लेकिन कभी कभी सिर्फ स्वर्णरेखा देगा तो आपको स्वर्णरेखा देना, और दोनों देगा तो दोनों आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? JTET में देखिए पूछा गया प्रश्न है, और आपको देखिए JCERT जैक की किताब से निकल कर बहुत सारे प्रश्न आपके देखिएगा। यहाँ पे इतना सारा प्रश्न आपको भिड़ जाएगा कि आपको कभी सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ से नोट्स लिया था, ठीक है। इसलिए आप एक बार विश्वास करके आप JCERT जैक का किताब का जितना नोट्स आपको मिल रहा है उतना पहले तैयारी कीजिएगा, ठीक है। बहुत कम प्रश्न है, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद जहाँ भी देखना होगा आप सभी को देखिएगा। यानी परीक्षा में जाने से पहले एक बार यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ ही लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। बहुत सारे प्रश्न आपको ये हैंड रिटन नोट्स से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। क्लियर? संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है पीटर्सबर्ग, ओसाका, साक्ची या कोई नहीं, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण इस्पात नगर जो है आपको पीटर्सबर्ग है। क्या है? पीटर्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का है। पीटर्सबर्ग को जल कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ा नदी, स्वर्णरेखा नदी, मोनोगेहला और एलेघनी नदियों से, या कोई नहीं, ठीक है। तो पीटर्सबर्ग को जो जल प्राप्त होता है वो आपको
मोनोगहेला और एलेघनी नदी से होता है। ठीक है, मोनोगहेला और एलेघनी नदी से प्राप्त होता है। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया? कोलकाता, मुंबई, गुजरात या सभी? देखिए झारखंड टेट में पूछा हुआ है, देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया। ठीक है, तो देश का प्रथम वस्त्र उद्योग जो है आपको 1818 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहला कोलकाता ही यहाँ पर लिखना है आपको। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ और कब स्थापित किया गया? सबसे पहले कोलकाता में खोला गया था, लेकिन वो बंद हो गया था। अब सफल रूप से वस्त्र मिल जो सबसे पहले स्थापित किया गया वो कहाँ गया? देखिए जेटेट 2012 में पूछा था, कोलकाता में, मुंबई में, गुजरात में, कहीं नहीं। ठीक है, तो ये मुंबई में और 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पनपा? बस सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले कहाँ पनपा? महाराष्ट्र में, गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह यह पनपा था। भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर कौन है? भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर कौन है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कोई नहीं। हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर जो है वो आपका मुंबई है। ठीक है, कोलकाता में खोला गया लेकिन वहाँ बिजनेस नहीं चला था, फिर दूसरा बार मुंबई आया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस चला था। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता है अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई या कोई नहीं। ठीक है, तो पहला तो हो गया मुंबई, उसके बाद दूसरा यहाँ पर स्थान जो आता है वो अहमदाबाद गुजरात का आता है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, साबरमती नदी या कोई नहीं। ठीक है, पंजाब टेट में पूछा हुआ है, तो अहमदाबाद या गुजरात जो है ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद, कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कारक उपलब्ध हैं, जिससे वस्त्र उद्योग यहाँ उत्पादन करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर के नाम से किसको जाना जाता है? अहमदाबाद को, ओसाका को, पीटर्सबर्ग को या कोई नहीं। ठीक है, तो जब SCG टेट, यूपी टेट, बिहार टेट देखिए कितना बार पूछा गया है। ठीक है, तो जापान का मैनचेस्टर जो है आपको ओसाका को कहा जाता है, याद रखिएगा, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य नाभि क्षेत्र है? कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी, बेंगलोर का सिलिकॉन पठार, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी का जो मुख्य नाभिकीय क्षेत्र है वो है कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी भी है और बेंगलोर का सिलिकॉन पठार भी है, इसलिए राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए प्रश्न बार बार पूछता है कि कलिंग आखिर नाम आता ही क्यों प्रसिद्ध है? हाथी के लिए, घोड़ा के लिए, गधा के लिए, बकरी के लिए। ठीक है, तो कलिंग जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? अशोक का कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? दूसरा, तीसरा, 11वां या 13वां? ठीक है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में, याद रखिएगा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किस युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है? अशोक देखिए बहुत ही क्रूर था, लेकिन वह एक बैग एकदम दयालु हो गया। आखिर कौन सी घटना उसके साथ घटी, यानी कि कौन सा युद्ध हुआ उसके बाद इसका हृदय जो है परिवर्तन हो गया इनका? कलिंग का युद्ध, तेराइन का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या कोई नहीं। ठीक है, तो कलिंग युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें सम्राट अशोक का क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया। खून की नदियाँ को बहते देख करके उन्होंने यहाँ पे कह डाला कि आज के बाद युद्ध नहीं करूँगा, और उनका जो है विचार परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? देखिए कलिंग युद्ध में अशोक का दिल परिवर्तित हो गया, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसके बाद उसने कौन सा धर्म अपनाया? जैन, बौद्ध, ईसाई या कोई नहीं। ठीक है, तो कलिंग ने कौन सा बौद्ध धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, किसको? बौद्ध धर्म को। अशोक के धर्म की प्रमुख बातें क्या है? देखिए अशोक का जो धर्म आया है, अशोक का यहाँ जो होता है कलिंग युद्ध में क्या होता है? हृदय परिवर्तित हो जाता है। हृदय परिवर्तित होने के बाद क्या होता है? तो इसमें धम्म का व्याख्या होता है। धम्म में क्या होता है? धम्म में बताया जाता है पाप रहित होना, बिल्कुल सही है। प्राणियों का वध न करना, ये भी बातें सही है। माता पिता दा बड़ों कंगा बनना, ये भी बातें सही है।
यानी राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, हरेंद्र, सत्येंद्र या उपेंद्र। ठीक है। तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिसको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है। और अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है। अशोकवर्धन, सम्राट, देवनाम प्रिय। ठीक है। तो अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अशोक को पुराण में किस नाम से जाना जाता है? अशोक को, सम्राट अशोक को पुराण में अब किस नाम से जाना जाता है? अशोकवर्धन, देवनाम प्रिय, सम्राट महान या कोई नहीं। ठीक है। तो अशोक को पुराण में जो है अशोकवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशोकवर्धन इनका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269, 261, 268 ईस्वी पूर्व या कोई नहीं। ठीक है। तो अशोक गद्दी पर कब बैठा? तो अशोक गद्दी पर बैठा था 269 ईस्वी पूर्व जो है अशोक गद्दी पर बैठा था। ठीक है। अशोक बिंदुसार की हत्या कर 269 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठ गया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 269, 261, 268 या कोई नहीं। ठीक है। तो अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो 261 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। कब किया? 261 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। अशोक गद्दी पर बैठने के बाद 9वें वर्ष या 8वें वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व किया। भारत का ऐसा कौन सा शासक है जो शिलालेख के द्वारा जनता का शोषण करता था? शिलालेख पर लिख लिख के जनता का शोषण करता था, वो था एक महान सम्राट अशोक। ठीक है। महान सम्राट अशोक थे। आगे है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, पीप पैंथलर, जेम्स रॉबर्ट या कोई नहीं। ठीक है। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। कौन थे? आपके जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है। इसकी स्थापना, इसके सर्वप्रथम जो कार्य 1750 ईस्वी में पीप पैंथलर द्वारा चर्चा की गई थी। ब्राह्मी लिपि लिखा गया है भारत के अधिकांश हिस्सों में, ईरान में, अफगानिस्तान में कोई नहीं। ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि जो है वो भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है। ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि को कैसे लिखा जाता है? तो ब्राह्मी है मतलब बड़ा, मतलब बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, खरोष्ट लिपि लिखा जाता है, खरोष्ट लिपि लिखा जाता है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है। तो खरोष्टी लिपि जो लिखा जाता है वो है आपका दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक है। क्या लिखा जाता है? दाएं से बाएं लिखा जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, सारनाथ स्थित अभिलेख से, सारनाथ स्थित पुराण से या कोई नहीं। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपको कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। पारसनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने शेर का वर्णन है? पारसनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने शेर का वर्णन है? 1, 2, 3 या 4। ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा? 4 होगा ना। क्या होगा? 4 होगा। अशोक स्तंभ के नीचे 4 जानवर हैं। अशोक स्तंभ के नीचे 4 जानवर है, उसको नोट में देख लीजिए, जिसको हम लोग हेलो कहते हैं। एच से आपका हो जाएगा हॉर्स, ए से आपको हो जाएगा एलिफेंट और ओ से हो जाएगा आपका ऑक्स। ठीक है। तो अशोक के स्तंभ की जानकारी 4 बातों से मिलता है कि क्या करना है। ठीक ना। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको श्रीलंका भेजा? महेंद्र, संघमित्रा और यहाँ पर है ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक है। आगे है, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? मौर्य वंश का स्थापना जो है आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने देखिए नोट लिख दिया, 322 ईस्वी पूर्व नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य का स्थापित किया था। ठीक है। भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य कौन था? याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है।
भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य यहाँ पर कौन है, तो वो कौन है आपका, तो हो जाएगा आपका मौर्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य है हमारा हाथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बिंदुसार या अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, तो यहाँ पर एक ट्रिक दिए हैं, मैंगो चंद्रमौसी लाएगी, इसको नीचे लिखा हुआ मिलेगा भी, मैंगो चंद्रमौसी लाएगी। ठीक है, मैंगो मतलब मेगास्थनीज, चंद्र मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और लाएगी। ठीक है, यहाँ पर मेगास्थनीज किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेगास्थनीज जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखा गया है। देखें यहाँ पे सारा कुछ बना हुआ है, नोट्स आप सभी पढ़ लीजिएगा, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया, देखिए अशोक कौन सा धर्म अपनाया बताइए, वो बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया, जैन धर्म, और इन्होंने क्या किया, जैन मुनि से दीक्षा ले लिया। ठीक है, तो ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। ठीक, सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग जो है आपका केरल में हुआ था। ठीक है, और केरल के किस विधानसभा क्षेत्र के लिए किया गया था, देखिए हमने यहाँ पर नोट बना दिया है कि सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल के नॉर्थ पाराऊर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था। ठीक है, सीमित वहाँ पर देखा गया था, उसके बाद पूरे भारत में लागू किया गया था। ठीक है, पूरे भारत में किस वर्ष के चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम का हो रहा है। ठीक है, ईवीएम पूरे भारत में कब से होने लगा, 1999, 2001, 2004, 2019। ठीक है, तो 2004 ईस्वी से ईवीएम का प्रयोग जो है पूरे यहाँ पे भारत देश में किया जा रहा है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए कभी कभी पूछता है, याद रखिएगा वीवीपैट का फुल फॉर्म, तो वी से वोटर, ठीक है, वी से वेरीफिएबल और पी से पेपर, ऑडिट, ट्रेल होता है, याद रखिएगा, वोटर, वेरीफिएबल, पेपर, ऑडिट, ट्रेल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। विधान परिषद वाले राज्य कौन है, देखिए प्रश्न आपका जेटेट में भी पूछा गया था। ठीक है, जेटेट में भी ये आया था, बहुत प्रश्न आपका जो था ना, देखिएगा तो आपको यहाँ जो पॉलिटिकल से लगभग जो जेटेट अभी 2012-16 हुआ एकदम हूबहू किताब से आपका आया था। ठीक है, तो आपका 2000 अभी जो 26 में होगा वो भी एकदम कंफर्म रहिए कि आपका किताब से रहेगा, बाहर का रहेगा नहीं। लेकिन आपको विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 100% यहीं से रहेगा, इसलिए आप सभी कोई अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए विधान परिषद जहाँ पर जैसे विधानसभा राज्यसभा दोनों हैं, ठीक है, वो द्विसदनीय विधानसभा हम लोग को कहेंगे, तो वो वाला राज्य के लिए आपको एक ट्रिक बताया था। ठीक है, इससे पहले भी इसको किया गया है, क्या कहा गया है, तू भी कमा। ठीक है, 30 है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, ये 6 राज्यों में है अब। ठीक है, पहले एक जम्मू कश्मीर में था, वो हटा दिया गया है। क्लियर, तो देखिए तेलंगाना है ही, उत्तर प्रदेश है ही, बिहार है ही, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा। ठीक, देखिए ये बहुत पहले बना हुआ है, इसको ट्रिक देख लीजिएगा, ऐसे भी आप याद कर सकते, तू भी मजा कर, लेकिन इसमें से आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, इसलिए अब इसका ट्रिक को हम लोग यहाँ पर चेंज कर दिए। क्या कर दिए, तू भी कमा। ठीक है, तो इसको भी याद कर सकते हैं ना, तो इससे भी आप याद करके जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है देख लीजिएगा, यहाँ पे दोनों चीज़ आपको किया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य कौन कौन है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या राजस्थान। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य कौन कौन है, तो द्विसदनीय व्यवस्था वाला में तभी याद किए थे हम लोग, तू भी कमा। ठीक है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और कर्नाटक, तो कर्नाटक यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है, तो राइट आंसर से कर्नाटक ही चला जाएगा। जैव संसाधन का उदाहरण है, अजैव टेट राजस्थान टेट 2018, पंजाब टेट 2020, अजैव संसाधन का उदाहरण है मृदा, चट्टान, खनिज या सभी। ठीक है, तो देखिए निर्जीव वाली वस्तुएं जितनी भी होती हैं, निर्जीव वाली वस्तुएं जितनी भी होती है वो सभी अजैव संसाधन में आते हैं, निर्जीव वाले। ठीक है, तो मृदा क्या है, निर्जीव है, चट्टान क्या है, निर्जीव है, खनिज क्या है, निर्जीव है, राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। अजैव संसाधन जो होते हैं वो निर्जीव वस्तु होती है, याद रखिएगा। जैव संसाधन का उदाहरण है पंजाब टेट 2019, एच टेट 2019, जैव संसाधन का उदाहरण है। जैव संसाधन वैसे संसाधन है जो सजीव, जितने भी आपको सजीव लगेंगे उसको सभी आप जैव संसाधन के उदाहरण में डाल सकते हैं। तो पौधे, जंतु, मानव, ये सभी जो है जैव संसाधन का ही उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट्स में आपको लिखा हुआ है जैव संसाधन सजीव होते हैं, इसलिए सभी सजीव जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं।
रेड डाटा पुस्तक क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। रेड डाटा पुस्तक याद रखिएगा, संकटापन्न और लुप्त होने वाले, कगार पाए जाने वाले जंतु के बारे में है। एक ऐसी सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। पौधे, जंतु और कवक जैसी प्रजाति को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है या संकटग्रस्त हैं, या राइट आंसर डी सभी होगा। ठीक है, तो देखिए रेड डाटा पुस्तक जो है वो संकट और लुप्त होने वाले जंतुओं के लिए है। यह एक ऐसी सूची है जो IUCN द्वारा प्रकाशित की गई है। पौधे, जंतुओं और कवक जैसी प्रजाति को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका नोट्स देख लेना होगा क्योंकि कभी कभी आता है। देखिए रंग कोडिंग प्रणाली, प्रजातियों की जोखिम की स्थिति का पता लगाने के लिए रंग कोडिंग का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाल और गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति को दर्शाता है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत, बाह्य परत, ऊपरी परत, पहली परत। देखिए प्रश्न बहुत बार बहुत तरह से पूछता है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। अब बाहरी न देकर के दे देगा पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं। अब बाह्य न देकर के कभी दे देगा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऊपरी परत ना लिख के दे देगा कभी कहता पृथ्वी की सबसे पहली परत को क्या कहते हैं। भूपरपट्टी, मेंटल, करोड या कोई नहीं। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट 2020 से पूछा गया था। उससे पूछा गया था कि पृथ्वी की सबसे बाह्य परत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली परत को हम लोग भूपरपट्टी कहते हैं, फिर नीचे वाले को मेंटल कहते हैं, फिर उससे नीचे वाले को करोड कहते हैं। ठीक है, भूपरपट्टी, मेंटल और करोड होते हैं। भूपरपट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए प्रश्न आया था, ये आपको झारखंड में भी आया था। तो देखिए याद रखिएगा, पहला होता है भूपरपट्टी, ठीक है, फिर होता है मेंटल, फिर होता है करोड। और इसको याद रखिएगा, सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकेल और फेरस होता है। ठीक है, तो भूपरपट्टी में सियाल पाया जाता है, इसलिए सिलिका और सियाल तो SI से सिलिका और AL से एल्युमिनियम। तो सिलिका, एल्युमिनियम, C, A और B दोनों, राइट आंसर C होगा, A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, सियाल किस परत में पाया जाता है? सियाल किस परत में पाया जाता है? भूपरपट्टी, मेंटल, करोड या सभी। ठीक है, CG टेट 2012, झारखंड टेट 2012। तो सियाल में किस में पाया जाता है? भूपरपट्टी में पाया जाता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम गैस की प्रधानता होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? हरियाणा टेट 2014 और बिहार टेट 2023 में पूछा गया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण, दिन और रात, घूर्णन या अक्षीय झुकाव। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है क्या कहलाता है? आपको घूर्णन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं 21 जून एवं 23 दिसंबर, 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 22 जून एवं 21 सितंबर, 22 सितंबर 21 जून। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम या कोई नहीं। तो पृथ्वी की परतों में जो सबसे अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है वो आपका सिलिका होगा। ठीक है, क्या होगा? सिलिका। एक ट्रिक भी था, O सिला येलो कैश। ठीक है, O से ऑक्सीजन हो गया, C से सिलिका हो गया, L से एल्युमिनियम हो गया। तो सबसे पहले सिलिका आता है, धातु में है, इसलिए धातु के रूप में सिलिका आएगा। पृथ्वी की भूपरपट्टी की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? पृथ्वी की भूपरपट्टी की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? हरियाणा टेट 2019 का है। महाद्वीपों पर, महासागर में, दोनों में या कोई नहीं। पृथ्वी की भूपरपट्टी की सबसे अधिक जो मोटाई पाई जाती है वो आपको महाद्वीपों पर पाया जाता है। पृथ्वी की भूपरपट्टी की मोटाई सबसे कम कहाँ होती है? महाद्वीप पर, महासागर में, दोनों पर या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट का प्रश्न है। तो पृथ्वी की भूपरपट्टी की सबसे अधिक मोटाई महाद्वीपों पर और सबसे कम मोटाई महासागर में पाया जाता है। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। किस में दिन छोटे होते हैं? ठीक है, हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे छोटा दिन शीत ऋतु में होता है, ठंडे का मौसम में होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, कक्षीय सतह, कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2020 का है और राजस्थान टेट 2018 का है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। यूपी टेट 2022, बिहार टेट 2020। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? तो पृथ्वी की गतियाँ यहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, परिक्रमण गति और घूर्णन गति।
सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहा जाता है घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम लोग यहाँ पे जो कहते हैं परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, या सभी। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुव भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या सभी। यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ये होगा। भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोहो असातत्व, गुटनबर्ग असातत्य, लेहमान असातत्व, या कोई नहीं। तो भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच का जो भाग होता है वो मोहो असातत्व के नाम से जाना जाता है। मेंटल और क्रोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोहो असातत्व, गुटनबर्ग और लेहमान क्या होता है? तो मेंटल और क्रोड के बीच के भाग को गुटेनबर्ग असातत्य के नाम से जाना जाता है। बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोह असातत्व, गुटनबर्ग, लेहमान, या कोई नहीं। यूपी टेट का है। तो बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच के भाग को लेहमान असातत्य के नाम से जाना जाता है। जाड़े की ऋतु से गर्मी की ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण हो जाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव, कोई नहीं। तो देखिए परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, आपको जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन होता है, एक लंबे समय परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा।